यहाँ पे ध्यान से देखो जरा, जो आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस है ना क्लास 12 के लिए, वो ये तो सिलेबस है 80 मार्क्स का 3 आवर्स का। बट इस साल जो है आपका ये वाला सिलेबस ना होके बल्कि आपका टर्म 1 एंड टर्म 2 वाला सिलेबस रहता है और रहेगा। तो जिसमें टर्म 1 ऑलरेडी एग्जाम हो चुका है, टर्म 2 के अकॉर्डिंग अगर बात करो आप इकोनॉमिक्स में, तो 40 मार्क्स का एग्जाम होगा 2 आवर्स का, जिसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। तो एक तो पढ़ना है आपको नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स यूनिट नंबर 1, इसमें 4 चैप्टर्स पढ़ने टोटल 10 मार्क्स के लिए। और सेकेंड यूनिट जो है आपका, बल्कि ये सेकेंड ही, ये थर्ड यूनिट है, यूनिट 1 एंड यूनिट 3, ये जो है आपका, इसमें भी 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं और ये 12 मार्क्स के लिए पढ़ना है। तो ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो कहने का मतलब टोटल 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं, कितने मार्क्स के लिए, 22 मार्क्स के लिए। और इंडियन इकोनॉमी जो है आपका 18 मार्क्स का आएगा, जिसमें बाकी के चैप्टर्स है तो वो हम उस टाइम पे करेंगे जब इंडियन इकोनॉमी वाला रिवाइज करेंगे। ये टर्म 2 का सिलेबस है। अब यहाँ पे आओ, सबसे पहला है हमारा यूनिट नंबर 1, इसमें हमें टोटल 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। चैप्टर्स के क्या क्या नाम है देख लो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। नंबर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सेकेंड है द बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, थर्ड है आपका क्या, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, एंड फोर्थ जो है चैप्टर आपका मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, जिसके अंदर हमें 3 मेथड्स पढ़ने होते हैं, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। अब मैं बात करूं सबसे पहले चैप्टर 1 का, तो आज हम लोग जो है पूरा का पूरा चैप्टर 1 जो है रिवाइज कर लेंगे। चैप्टर 1 बड़ा ही छोटा सा चैप्टर है, 4 से 5 पेज का चैप्टर है, और इसमें मैंने इस नोट्स के अंदर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्वेश्चंस वगैरह भी जो है सारे आपको कवर करा दूंगा इस वीडियो के अंदर। तो ध्यान से देखो, पहले चैप्टर का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और इससे जो है शॉर्ट क्वेश्चंस आता है, कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चंस आता है। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन क्या होगा आपके टर्म 2 के लिए, तो भाई 5 नंबर का आना है क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आने और 2 नंबर के क्वेश्चन आने। तो उस हिसाब से इस चैप्टर्स के अंदर जो हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं ना, टोटल 5 ही टॉपिक्स है, 5 टॉपिक्स 4 पेजेस के अंदर या 4 पेजेस के अंदर कवर है। टॉपिक नंबर 1 मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग। देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग जो है क्लास 11th में भी आपको पढ़ना था और यहाँ पे भी पढ़ना है, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग जो है ना वो कभी कभी आता है, ना के बराबर, बट स्टिल इसका मीनिंग जरूर आप पढ़ के जाना। सेकेंड जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और इसी के अंदर हमें 2 टॉपिक पढ़ने होते हैं, रियल फ्लो और मनी फ्लो। फिर उसके बाद हमें पढ़ने हैं सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी, 2 सेक्टर इकोनॉमी, जिसके अंदर हमें क्या पढ़ना है भाई, इसके डायग्राम पढ़ने हैं, कर्व पढ़ना है। ठीक है, हाउस होल्ड और फॉर्म वाला जो डायग्राम बनाते थे वो। फिर जो फोर्थ जो टॉपिक है फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, एंड लास्ट जो टॉपिक है स्टॉक एंड फ्लो, इन दोनों के बीच डिफरेंसेस। और इसमें आप जो है ना इसे भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट लगा लेना। इसके ना क्वेश्चंस कैसे आते हैं ना, आपको क्या करेगा, क्वेश्चंस के अंदर 2-4 एग्जांपल्स दे देगा और आपसे कहेगा कि बताओ स्टॉक है कि फ्लो है। तो ये टोटल हमें 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं चैप्टर नंबर 1 के अंदर। अब मैं बात करूं टॉपिक नंबर 1, दैट इज मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग 1 मार्क्स के लिए आ सकता है, तो सिर्फ मीनिंग आप याद करके रखना। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, एग्रीगेट्स और एवरेज कवरिंग इंटायर इकोनॉमी सच एज नेशनल इनकम, फुल एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट सेविंग्स, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, सारी चीज़ें। और इसके जो मेन कंपोनेंट होते हैं, मेन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो आपका एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई होता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग इनकम थ्योरी एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी कहते हैं। तो ये सिंपल सा 1-2 लाइन का मीनिंग जो है आपको याद करके रखना है। अगर क्वेश्चंस 1 नंबर में या 2 मार्क्स, तो 1 ही नंबर में आ सकता है इस टॉपिक से, टॉपिक नंबर 1 से मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग। फिर इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये आपका मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात करें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो इसका जो डायग्राम है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये डायग्राम आपको जो डायग्राम ये बना के जाना है, प्रैक्टिस करके जाना है, सिर्फ और सिर्फ 2 इकोनॉमी वाला। देखो 2 इकोनॉमी मतलब 2 सेक्टर्स वाला। देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इस वाले चैप्टर्स का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है ना, बिटवीन 2 सेक्टर्स वाला आपके क्लास 12 में पढ़ना है। वैसे टोटल 4 सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में। एक तो होता है हाउस होल्ड, दूसरा होता है फॉर्म्स, तीसरा होता है आपका गवर्नमेंट, एंड चौथा जो होता है आपका फॉरेन यानी अब्रॉड। ठीक है जी। तो जो गवर्नमेंट सेक्टर वाला है और अब्रॉड वाला, ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसके भी कर्व्स बनते हैं, बट वो कर्व नहीं बना के जाना, वो आना नहीं है आपको, सिर्फ 2 सेक्टर्स वाला आना है। तो सबसे पहले मीनिंग हम पढ़ते हैं क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर बेसिकली क्या है, रियल फ्लो और मनी फ्लो दोनों कवर होता है। रियल फ्लो का मतलब क्या होता है ना, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो। ध्यान से सुनना, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो, एंड फैक्टर
सर्विसेज का फ्लो। फैक्टर्स, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, कहने का मतलब क्या है, देखो दो सेक्टर्स है, वन इज हाउस होल्ड, अनदर इज फॉर्म। फॉर्म का मतलब बिजनेस, जो लोग गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं। हाउस होल्ड मतलब जो हम लोग हैं, ठीक है जी। तो हाउस होल्ड सबसे पहले क्या करता है, बिजनेस वाले को या फर्म वाले को चार चीज़ें देता है, दैट इज कॉल्ड 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कि हमें चैप्टर कह रहा हूँ क्लास 11th में पढ़ना था, प्रोडक्शन वाले चैप्टर में। 4 फैक्टर्स के नाम होते हैं कौन कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइजेस, ठीक है जी। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, तो ये 4 मेन फैक्टर्स होते हैं। ये सबसे पहले हाउस होल्ड क्या करेगा, फर्म को देगा, यानी बिजनेस वाले को देगा। फिर वो बिजनेस क्या करेगा, उन 4 फैक्टर्स को यूज करके क्या करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगा अपने फैक्ट्रीज वगैरह में, और उसी को उन हाउस होल्ड को बेचेगा, उन हाउस होल्ड को सेल करेगा। तो दैट इज कॉल्ड रियल फ्लो। रियल में गुड्स का फ्लो होता है, मतलब कि हाउस होल्ड जो है 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देते हैं फर्म को, और फर्म जो है प्रोड्यूस करके गुड्स एंड सर्विसेज देता है हाउस होल्ड को। और जब मैं बात करूं मनी फ्लो का, तो मनी में रुपए, मनी का फ्लो। अब जब हाउस होल्ड क्या करता है, हाउस होल्ड अपना 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइज, वो फर्म को देगा, तो उसके बदले में उसे क्या मिलेगा, कैश के टर्म्स में क्या मिलेगा, पैसे मिलेगा। पैसे कैसे, लैंड के बदले क्या मिलता है, रेंट, कैपिटल के बदले क्या मिलता है भाई, प्रॉफिट, उसके अलावा लेबर को क्या मिलता है, वेजेस, एंड एंटरप्रेन्योर यानी एंटरप्राइज को क्या मिलता है, लास्ट में जो प्रॉफिट होता है वो। तो इन चारों को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स पेमेंट्स बोलते हैं। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिया था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, उसके बदले में जो मनी के टर्म्स में मिलता है उसे हम बोलते हैं फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट्स कौन करेगा, हाउस होल्ड करेगा, फर्म करेगा हाउस होल्ड को। और हाउस होल्ड के लिए वही सेम चीज फैक्टर इनकम कहलाती। तो एक के लिए फैक्टर इनकम, दूसरे के लिए वो क्या कहलाएगा, फैक्टर पेमेंट्स कहलाता है। उसके अलावा जो पैसे हाउस होल्ड्स के पास आए फैक्टर्स इनकम के टर्म्स में, उन पैसों से क्या करता है, वो फर्म का जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसको बाय करेगा और बदले में उसे पैसा देगा, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो मनी फ्लो में मनी का फ्लो आ गया, और रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का फ्लो आ गया। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मीनिंग याद रख लेना, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में दोनों कवर होता है। तो आप मीनिंग कैसे लिखोगे यहाँ पे, इट शोज फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर क्या क्या चीजें आ गई, ये आ गया आपका लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स। और भी है, इट रेफर्स टू साइकिल जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय देम। तो ये सारी चीजें वही आपको लिखा हुआ मिलेगा। रियल फ्लो और मनी फ्लो का मीनिंग क्या है, तो रियल फ्लो का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ फैक्टर्स सर्विसेज from household to firms and the corresponding flow of goods and services from firm to household। मतलब हाउसहोल्ड क्या करेगा, फैक्टर सर्विसेज देगा, और फर्म क्या करेगा, बदले में गुड्स एंड सर्विसेज बना के उसको वापस गुड्स एंड सर्विसेज देगा हाउसहोल्ड वाले को। मनी फ्लो में मनी का फ्लो होता है। एक और भी लाइन था, ये भी पढ़ लो, मनी फ्लोज रेफर्स टू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर। डिफरेंट सेक्टर्स का मतलब, ये डिफरेंट सेक्टर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि 4 सेक्टर्स है, तो चारों सेक्टर्स के बीच में मीनिंग तो आएगा आपका चारों सेक्टर, लेकिन हमें पढ़ना है सिर्फ 2 सेक्टर्स। फिर है क्या, मनी फ्लो में रेफर्स टू फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम हाउस होल्ड टू, फ्रॉम फॉर्म्स टू हाउस होल्ड, एंड आगे क्या लिखा हुआ है, फॉर दियर फैक्टर सर्विसेज कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फॉर्म फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो आप आसानी से सर्कुलर फ्लो का मीनिंग, रियल फ्लो का मीनिंग एंड मनी फ्लो का मीनिंग लिख सकते हो, और साथ में ये डायग्राम आप बना देना, ठीक है जी, ये डायग्राम बना देना। तो इसमें लिखा हुआ है 2 सेक्टर्स, क्लोज इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी का मतलब ध्यान से सुनो, एक होता है ओपन इकोनॉमी, एक होता है क्लोज इकोनॉमी। वो भी मैंने लिख दिया है, कई बार एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन, और वैसे आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले डायग्राम की बात करें, देखो एक तरफ हाउस होल्ड है आपका, ये यहाँ पे हाउस होल्ड है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आपका फर्म या प्रोड्यूसर भी हम उसको बोलते हैं, ठीक है जी। तो हाउस होल्ड सबसे पहले क्या करेगा, नंबर 1, सबसे पहले हाउस होल्ड क्या करेगा, वो जो है आपको फैक्टर सर्विसेज देगा, नंबर 1। ये रहा, यहाँ 1 लिखा हुआ है। सबसे पहले वो हाउस होल्ड जो है फैक्टर सर्विसेज देगा, यानी रियल फ्लो, और बदले में बिजनेस क्या देगा उसको, रियल फ्लो के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज देगा, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज देगा। तो इसको 3 लिखा हुआ है, आप चाहो तो 2 लिख सकते हो, बट 3 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जैसे उसने फैक्टर सर्विसेज दिया 1,
तो बदले में फॉर्म्स ने मनी के टर्म्स में इसे क्या दिया, नंबर 2 फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट्स रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। और फैक्टर सर्विसेज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्राइज। और फैक्टर्स पेमेंट्स के अंदर क्या आता है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। ये नीचे एक और डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, इसमें सब चीज़ लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो फैक्टर सर्विसेज और फैक्टर पेमेंट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हाउस होल्ड ने, देखो हाउस होल्ड ने क्या दिया, फैक्टर सर्विसेज, बदले में फैक्टर पेमेंट्स आया। अब ये जो डायग्राम मैंने बनाया ना, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो डायग्राम आप कैसी बना सकते हो। आप चाहो तो हाउस होल्ड को लेफ्ट हैंड की तरफ लिखो और फॉर्म यानी बिजनेस को आप राइट हैंड लिख दो। ठीक है जी, फॉर्म यानी बिजनेस को राइट हैंड लिख दो। तो हाउस होल्ड ने ऊपर से आप बना दो क्या, फैक्टर सर्विसेज। फिर बदले में इसको क्या मिलेगा, गुड्स एंड सर्विसेज। फिर उसके बाद फॉर्म ने दिया मनी के टर्म्स में क्या देगा जी, फैक्टर पेमेंट्स। और इसको ये क्या करेगा, हाउस होल्ड खर्चा करेगा, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप इसी कर्व को पता है क्या कर सकते हो, फॉर्म को आप लेफ्ट हैंड बना सकते हो। फॉर्म को आप लेफ्ट हैंड बनाओ, हाउस होल्ड को आप राइट हैंड बनाओ, लेकिन नीचे से बना दो। हाउस होल्ड ने सबसे पहले फैक्टर सर्विसेज दिया, बदले में फॉर्म ने क्या करा, हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके दिया। ये रियल फ्लो हो गया। मनी के टर्म्स में अगर आप बोलो तो फॉर्म ने क्या किया, फॉर्म ने जो है मनी के टर्म्स में फैक्टर पेमेंट्स दिया, और इस पैसे का हाउस होल्ड ने क्या करा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर दिया। तो आप कर्व चाहे लेफ्ट में बनाओ राइट में बनाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। मेनली याद रख लेना है हाउस होल्ड ने फॉर्म को क्या प्रोवाइड करा और फॉर्म ने हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड करा, रियल फ्लो और मनी फ्लो। आप चाहो तो ऊपर नीचे भी बना सकते हो। हाउस होल्ड ऊपर बन गया और फॉर्म जो है आपका नीचे की तरफ बन गया। हाउस होल्ड ने सबसे पहले फैक्टर सर्विसेज दिया, बदले में इसने गुड्स एंड सर्विसेज दिया। फिर हाउस होल्ड को फॉर्म ने क्या दिया, मनी के टर्म्स में जी फैक्टर पेमेंट्स दिया, फैक्टर पेमेंट्स। और इसी पैसे को हाउस होल्ड ने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे खर्च करा। तो आप मेनली समझना है, ठीक है जी, मेनली समझना है कि रियल फ्लो मनी फ्लो क्या है, हाउस होल्ड की तरफ से फॉर्म को क्या जाता है, फॉर्म की तरफ से हाउस होल्ड की तरफ में क्या जाता है। ठीक है जी, ये था आपका क्लोज इकोनॉमी में अंदर, दैट इज कॉल्ड टू इकोनॉमी, यानी कि टू सेक्टर्स क्लोज इकोनॉमी। टू सेक्टर्स का मतलब है एक हाउस होल्ड और दूसरा होता है फॉर्म। इसके अंदर आप ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, जब टू सेक्टर इकोनॉमी में फाइनेंशियल मार्केट आ जाता है, फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है जी, फाइनेंशियल मार्केट या फिर यू कैन से बैंक, तो उस केस में क्या होता है, सब चीज़ें सेम रहेगा, बीच में एक फाइनेंशियल मार्केट बना दो जी, ड्रॉ कर दो बीच में फाइनेंशियल मार्केट। हाउस होल्ड क्या करेगा, सेविंग्स करेगा बैंक में, फाइनेंशियल मार्केट बैंक में, और फॉर्म क्या करेगा, सेविंग्स भी और बोरिंग्स भी करेगा फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। तो बोरिंग्स भी करता है, ठीक है जी। अगर हाउस होल्ड सिर्फ सेविंग करेगा, ये ध्यान रख लेना है। तो ये है क्या, टू सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का डायग्राम, कर्व, ग्राफ विद फाइनेंशियल मार्केट और विदाउट फाइनेंशियल मार्केट। और इसके अलावा एक छोटा सा टर्म है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी। देखो जी, हमने ये कर्व बना, जो हमने ये कर्व पढ़ा, ठीक है, और ये बनाया, ये यहाँ पे लिखा हुआ था क्लोज इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, क्लोज है मतलब कि बाहरी इकोनॉमी से बचा हुआ है, बाहरी इकोनॉमी से हमारा संपर्क नहीं है। अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडियन इकोनॉमी की बात करूं, तो इंडिया के अंदर अंदर जो भी हम हाउस होल्ड और फॉर्म के बीच जो भी फ्लो हो रहा है वो आएगा। इसके अलावा एक गवर्नमेंट भी होता है और उसके अलावा एक जो आपका है अब्रॉड भी होता है। तो जब उन दोनों सेक्टर्स को कवर कर लेते हैं ना, तो उसे बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। तो एक होता है क्लोज, एक होता है ओपन। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो। कह रहा है क्या आपका, क्लोज इकोनॉमी इज वन दैट डज नॉट इंटरैक्ट विद द अदर इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। तो जब वो इंटरैक्ट नहीं करता है वर्ल्ड की दूसरी इकोनॉमी से। लेकिन ओपन इकोनॉमी क्या होता है, वन दैट इंटरैक्ट्स फ्रीली विद अदर इकोनॉमीज अराउंड द वर्ल्ड। एग्जाम्पल के तौर पे, देयर इज नो एक्सपोर्ट, नो इम्पोर्ट, नो कैपिटल फ्लो। तो कोई भी क्लोज इकोनॉमी में कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होगा, अब्रॉड से हमारा कनेक्शन ही नहीं है, तो नो एक्सपोर्ट नो इम्पोर्ट। और ओपन इकोनॉमी में क्या होगा, हम क्या करेंगे भाई, अदर कंट्री से इंटरैक्ट करेंगे, तो बाय और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन वर्ल्ड प्रोडक्ट मार्केट, और यू कैन सिंपली से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हम करेंगे। तो ये था हमारा ओपन इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी हमने पढ़ लिया टू सेक्टर्स इकोनॉमी के अंदर, और टू सेक्टर विद फाइनेंशियल मार्केट भी हमने ये दोनों डायग्राम पढ़ लिया। इसके अलावा रियल फ्लो और मनी फ्लो में अगर डिफरेंस लिखने को आ जाएगा, तो ऑलवेज रिमेंबर
डिफरेंस या डिस्टिंग्विश वाला जो क्वेश्चंस होता है ना, उसको क्या करना है, आपको टेबल फॉर्मेट में लिखना है, तो आपको जो है मार्क्स ज़्यादा मिलने का चांसेस रहेगा। ठीक है, जब भी डिफरेंस, कोई भी चीज़ का डिफरेंस हो, डिस्टिंग्विश हो, तो आप क्या करोगे, उसको टेबल के फॉर्मेट में लिखोगे। तो रियल फ्लो और मनी फ्लो का यहाँ पे रहा टेबल, और 4 डिफरेंसेस मैंने बताए हुए हैं। नंबर 1, सबसे पहले मीनिंग देना है रियल फ्लो। तो रियल फ्लो में किस चीज़ का फ्लो होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का, बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म। मनी फ्लो में किस चीज़ का फ्लो होता है, मनी का, बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म। काइंड्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, तो इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी। ठीक है जी। फिर डिफिकल्टी इन एक्सचेंज, देयर मे बी डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। भाई बार्टर सिस्टम मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का जब एक्सचेंज किया जाता है तो उसमें प्रॉब्लम्स आती है, जिसको हम बार्टर एक्सचेंज कहते हैं। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करना ही बार्टर सिस्टम कहलाता है, तो कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम्स आती है, मनी के फ्लो में नहीं आता। तो देयर इज नो सच डिफिकल्टी इन मनी फ्लो। अल्टरनेटिव नेम क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो एंड इट इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो। फिजिकल फ्लो, फिजिकली गुड्स एंड सर्विसेज, रियल फ्लो में हम एक्सचेंज कर रहे हैं, मनी फ्लो में नॉमिनल फ्लो। तो ये था आपका डिफरेंसेस, ये डायग्राम भी बता दिए। अब जो एक और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 4, और उसके बाद एक टॉपिक और रह जाता है, टॉपिक नंबर 5। तो ध्यान से देखो, बस इसके बाद ये चैप्टर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर नंबर 1। सुनो, 4th जो टॉपिक है उसका नाम है क्या, फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसमें टोटल 3 फेज होते हैं। ये जो हमने सर्कुलर फ्लो पढ़ा ना, इस सर्कुलर फ्लो में 3 फेज होते हैं, और ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो ये वाला भी जो है कई बार बच्चे छोड़ के जाते हैं, बट छोड़ना कुछ भी नहीं, एक भी टॉपिक आपको छोड़ के नहीं जाना है। तो यहाँ पे देखो, ये जो सर्कुलर फ्लो जैसा बनाया हुआ है हमने, इसमें लिखा है फेज नंबर 1, फेज नंबर 2 एंड फेज नंबर 3। जो अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है ना, इसमें टोटल 3 फेज है। कौन कौन से देखो, सबसे पहले क्या होगा, प्रोडक्शन फेज होता है। प्रोडक्शन फेज में क्या होगा ना, बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है और इनकम जनरेशन होता है। तो जनरेशन फेज भी इसको बोलते हैं और प्रोडक्शन फेज भी बोलते हैं। इन दिस केस फोन्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, ये फोन नहीं है, ये फॉर्म्स होना चाहिए। फॉर्म्स जो है प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। सेकंड जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज या इनकम फेज, सेकंड में क्या होता है, जो हाउस होल्ड ने 4 फैक्टर्स दिए जिसको फैक्टर सर्विसेज भी बोला जाता है, तो उसके बदले में जो मनी के टर्म्स में पैसे आते हैं हाउस होल्ड के पास, उसे बोलते हैं इनकम जनरेशन फेज। ठीक है जी, इनकम जनरेशन फेज। तो फ्रॉम फॉर्म टू हाउस होल्ड होता है, फॉर्म नहीं, फॉर्म टू हाउस होल्ड, इन टर्म्स ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। और थर्ड होता है डिस्पोजिशन फेज। डिस्पोजिशन को एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। एक्सपेंडिचर मतलब जो पैसा हाउस होल्ड के पास आया है एज अ फैक्टर इनकम, अब उससे वो क्या करेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा, मतलब खर्चा करेगा, एक्सपेंस करेगा, डिस्पोज करेगा। डिस्पोज मतलब फेंकना, कहाँ पे, जो फॉर्म का गुड्स एंड सर्विसेज है उसको बाय करने में। तो ये आपके टोटल 3 फेजेस होते हैं, साथ साथ में लर्न कर लेना। नंबर 1 जनरेशन फेज, ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज, ऑल्सो नोन एज इनकम फेज। एंड थर्ड इज डिस्पोजिशन फेज, ऑल्सो नोन एज एक्सपेंडिचर फेज। ठीक है जी, तो ये 3 जो है आपके फेजेस हैं। उसके बाद 2 टॉपिक और आता है हमारा, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। एक है लीकेज और दूसरा होता है इंजेक्शन। तो ये भी सर्कुलर फ्लो के अंदर ही आता है। जो ये सर्कुलर फ्लो है, मनी का फ्लो, ठीक है जी, सर्कुलर फ्लो जो है आपका, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो इसके अंदर जो है ना, एक होता है इंजेक्शन, एक होता है लीकेज। इंजेक्शन का मतलब इंजेक्ट करना। भाई इंजेक्शन, सुई लगवाते हो ना, आपने कोरोना का सुई लगवाया, अपने बॉडी में इंजेक्ट कराया सुई, इंजेक्शन। तो इंजेक्शन का मतलब इस फ्लो में कुछ इंजेक्शन हो जाए। इंजेक्शन मतलब पैसे का इंजेक्शन हो जाए, मनी का इंजेक्शन हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड इंजेक्शन। लीकेज का मतलब भाई पानी की टंकी से लीक करता है ना, पानी वगैरह, समझ रहे हो बात को, ऐसे याद रख सकते हो कहानी से। तो लीकेज का मतलब उस फ्लो से जब जो है कोई लीक हो जाए, जब जो है आपका लीक हो जाए, मनी जो है लीक हो जाएगा। तो मनी जो है सर्कुलर फ्लो से जब लीक हो जाएगा तो लीकेज, और जब उसमें और इंजेक्ट कर दिया जाएगा मनी, उस फ्लो में और पैसे लगा दिए जाएंगे और मनी इंजेक्ट कर दिया जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड इंजेक्शन। अब इसमें ना 3 एग्जाम्पल है, इसको ध्यान से याद कर लो। यही 3 एग्जाम्पल जो है आपको याद करके रखना है, कभी कभी ये एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आ जाता है। नंबर 1 सेविंग्स, टैक्सेस, इंपोर्ट्स, और इसका उल्टा। सेविंग का उल्टा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट्स। टैक्सेस का उल्टा होता है गवर्नमेंट एक्सपेंसेस, एंड इंपोर्ट का उल्टा होता है एक्सपोर्ट। अब सुनो, सबसे पहला लीकेज। लीकेज का मतलब इस फ्लो से मनी लीक करके बाहर निकल जाना। लीक कैसे करेगा, ध्यान से सुनो।
अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें, हाउस होल्ड और फॉर्म की बात करें, तो ये सर्कुलर फ्लो चल रहा है। अगर मान लो फॉर्म ने क्या करा या हाउस होल्ड ने क्या करा, उसने जो है ना गवर्नमेंट को टैक्सेस दिए। तो हाउस होल्ड भी टैक्स देता है, फॉर्म भी देता है, ठीक है। दोनों, गवर्नमेंट को अगर टैक्स पे करना पड़ेगा तो पैसे गवर्नमेंट के पास चले गए, ठीक है जी, तो वो क्या हो जाएगा, आपका लीकेज हो जाएगा, उस फ्लो में से पैसे निकल के बाहर चले गए। इसके अलावा सेविंग्स की बात करें, अगर हाउस होल्ड ने और फॉर्म ने कुछ पैसे उस फ्लो में से निकाल के और बैंक में जमा कर दिया, फाइनेंशियल मार्केट याद आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, उस फ्लो से बाहर हो जाएगा पैसा, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, लीकेज। और एक और आता है आपका लास्ट, इंपोर्ट्स। अगर हाउस होल्ड ने डोमेस्टिक मार्केट से ना खरीद के अब्रॉड से कोई गुड्स खरीदा, इंपोर्ट करा, तो भैया इस फ्लो से बाहर हो गया, वो आगे चला गया। अब यहाँ पे ये जो सेविंग्स, टैक्सेस और इंपोर्ट्स है ना, तो ध्यान से सुनो, ये जो सेविंग्स है ना, ये 2 सेक्टर इकोनॉमी में आता है। हाउस होल्ड और फॉर्म 2 सेक्टर इकोनॉमी है, तो इसमें से हाउस होल्ड और फॉर्म दोनों सेव कर देगा बैंकिंग में, तो वो आपका लीकेज हो जाएगा। लेकिन जो टैक्सेस है, जब 3 सेक्टर इकोनॉमी का सर्कुलर फ्लो होता है, क्योंकि टैक्स गवर्नमेंट भी आ गया, उसमें गवर्नमेंट भी आ गया, तो 3 सेक्टर इकोनॉमी में टैक्सेस इज दी लीकेज, ठीक है जी। और 4 सेक्टर इकोनॉमी की बात करें, अब्रॉड कब आएगा, जब चौथा सेक्टर अब्रॉड होता है, ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं उसको, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट 4 सेक्टर्स इकोनॉमी में होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रख लेना। तो यहाँ पे सिर्फ 2 सेक्टर वाला नहीं है, लीकेज और इंजेक्शन में जो एग्जाम्पल है वो 4 सेक्टर्स के अकॉर्डिंग दिया हुआ, तो आपको तीनों याद रख लेना है। ये यहाँ पे मत कहना आप कि भाई सिर्फ हमें 2 सेक्टर इकोनॉमी ही पढ़ना है तो सिर्फ हम सेविंग्स ही लिखेंगे, आपको तीनों याद रख लेना है। इंजेक्शन में क्या होता है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, कौन, फॉर्म, बिजनेस वाला ने क्या करा, लोन लिया बैंक से और वो इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो उस फ्लो में और पैसे आ गए, तो और पैसे आ गए तो उसको हम क्या कहेंगे, इंजेक्शंस कहेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कोई खर्चे कर दिए, कोई सब्सिडीज दे दी, ठीक है जी, गवर्नमेंट ने एक्सपेंसेस करा, गवर्नमेंट ने बिजनेस वाले का गुड्स एंड सर्विसेज खरीदा, तो गवर्नमेंट जब एक्सपेंस कर रहा है तो उससे भी क्या है, सर्कुलर फ्लो में पैसे आते हैं, इंजेक्ट होते हैं। एंड लास्ट है क्या, जब बिजनेस वालों ने कोई गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट कर दिया तो वहां से पैसे आए, तो इस फ्लो में इंजेक्शन हो गया। तो ये है आपका लीकेज एंड इंजेक्शन। इसका मीनिंग भी आप पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो। लीकेज मीन्स विथड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम सर्कुलर फ्लो, इंजेक्शन मीन्स इंट्रोडक्शन और एडिशन ऑफ इनकम मनी इनटू सर्कुलर फ्लो। तो ये आपका इंजेक्शन लीकेज का मीनिंग और एग्जाम्पल भी आपको याद रख लेना है। ये इसका डायग्राम भी है, आप चाहो तो कब बना सकते हो। यहाँ पे नीचे ये हाउस होल्ड है, ये ऊपर बिजनेस या फॉर्म है, तो यहाँ पे ये 3 चीज़ें देखो, इंजेक्शन है, एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट्स, और लीकेज में दिया हुआ है सेविंग्स, टैक्सेस एंड इंपोर्ट। तो ये आपके 3, ठीक है जी, लीकेज है ये। इसके अलावा सबसे लास्ट टॉपिक पे आते हैं हम, उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सबसे लास्ट टॉपिक जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ना ये इसलिए इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी, बिकॉज इससे ना एक नंबर वाले छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। कैसे, वो आपको 1-2 आइटम का नाम दे देगा और कहेगा बताओ दिस इज फ्लो और दिस इज स्टॉक, तो इससे ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है। नीचे में मैंने लिखा हुआ भी देखो, यहाँ पे नहीं है, आपको स्टॉक एंड फ्लो के जो क्वेश्चंस है आपको यहाँ पे क्वेश्चन में मिलेगा, हमने क्वेश्चंस भी आपके लिए बनाया हुआ है। यहाँ पे जब आप आओगे देखो, यहाँ पे ये क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चन नंबर 8, क्लासीफाइंग द फॉलोइंग स्टॉक एंड फ्लो, तो ये भी आपको बताऊंगा। पहले यहाँ पे आ जाओ जी, पहले पढ़ा दूँ आपको व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ए स्टॉक एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्लो। स्टॉक एंड फ्लो कोई उतना टफ वाला टॉपिक नहीं है, बहुत ही आसान है, बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो स्टॉक का मतलब क्या होता है ना, स्टॉक क्या होता है, अगर मैं बोलता हूँ आपसे कि आपके पॉकेट में अभी कितने रुपए हैं, कितने पैसे हैं, कितने मनी हैं, अभी टाइम हुआ है मान लो 4 बजे, तो 4 बजे कितने पैसे हैं आपके पास। और अगर मैं बोलूँ आपसे कि पूरे दिन, आज पूरा दिन आपके पास कितने पैसे हैं, तो जब मैं पूरे दिन की बात करूँ तो फ्लो हुआ, कुछ पैसे आएंगे, कुछ पैसे जाएंगे, कुछ पैसे आएंगे, कुछ पैसे जाएंगे। स्टॉक की बात करूं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है, फ्लो ड्यूरिंग द टाइम होता है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। ड्यूरिंग मतलब 1 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर। तो जैसे आप, अगर आपके पास अकाउंट्स है तो जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं ना, तो जो प्रॉफिट और लॉस होता है, ठीक है जी, वो पूरे साल का बनता है। लेकिन जब मैं बात करता हूं किसका, कैपिटल का, तो कैपिटल बैलेंस शीट में होती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखो,
मीनिंग तो क्या है, स्टॉक रेफर्स टू दैट वेरिएबल। इसको ना याद रख लेना, क्वेश्चन में कई बार ना स्टॉक और फ्लो करके आएगा क्वेश्चन, या उसको वो बोल सकता है आपको स्टॉक वेरिएबल का मीनिंग बताओ और फ्लो वेरिएबल का मीनिंग बताओ, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2021 को आपके गोडाउन में कितने स्टॉक हैं, आपकी नेशनल वेल्थ कितनी है, कैपिटल कितनी है, नेशनल कैपिटल, मनी सप्लाई। इसके अलावा स्टॉक क्या है, फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल क्या क्या है, तो इसमें भी टाइम है, लेकिन ध्यान रखो ये कह रहा है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी आपने गुड्स कितना प्रोड्यूस करा, और मैं बोलूं कि ऑन एक पर्टिकुलर डेट 31 मार्च को, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022 को कितने गुड्स हैं आपके पास पड़े हुए, तो आ गया आपका स्टॉक। लेकिन मैं बोलूं पूरे साल 2021 में, पूरे साल में आपने कितना गुड्स प्रोड्यूस करा, फ्लो कंसेप्ट। तो डिफरेंस भी है, मीनिंग पढ़ लो जी, बड़ा ही आसान है। मीनिंग क्या है, स्टॉक रिलेट्स टू अ पॉइंट ऑफ टाइम, फ्लो रेफर्स टू पीरियड ऑफ टाइम, स्टॉक इज नॉट टाइम डायमेंशनल, ये टाइम डायमेंशनल नहीं होता, लेकिन आपका फ्लो जो है टाइम डायमेंशनल होता है, ठीक है जी। इसके अलावा कंसेप्ट क्या है, इट इज़ स्टैटिक कंसेप्ट एंड इट इज़ डायनेमिक कंसेप्ट। और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल, इसमें मैंने मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे एग्जाम्पल लिख दिए हैं जो कि आपके क्वेश्चन में भी कवर होता है। तो ये एग्जाम्पल जितने भी है उसको अच्छे से पढ़ के जाना। जैसे इसमें क्या क्या लिखा हुआ है देखो, क्वांटिटी ऑफ मनी स्टॉक है, वेल्थ, कैपिटल, अमाउंट ऑफ बैंक डिपॉजिट्स ऑन 31 मार्च 2022, 2021, नंबर ऑफ लिटरेट पीपल एज ऑन 31 मार्च 2022, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ऑन 31 मार्च 2021, बैंक बैलेंस इन अकाउंट, क्योंकि बैंक बैलेंस भी एक पर्टिकुलर डेट पे होता है, रॉ मटेरियल इन गोडाउन ऑन 31 मार्च 2022। लेकिन जब मैं फ्लो की बात करूं तो लॉसेस, इन्वेस्टमेंट्स, कंजम्पशन, प्रॉफिट्स, प्रोक्योरमेंट ऑफ सीमेंट इन 2011। यहाँ पे देखो इन है, इन का मतलब पूरे साल में कितने का फ्लो हुआ, सीमेंट का, गुड्स का, रॉ मटेरियल का, कुछ भी, किसी भी चीज़ का फ्लो, ठीक है जी। तो ये एग्जांपल्स हैं। अब मैं, ये था हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया टॉपिक और ये कैसे चैप्टर। अब मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखा देता हूँ जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनो। मैंने आपके लिए जो है ना चैप्टर 1 जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसमें मेनली जो है टोटल 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बनाए। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो आपके पास्ट ईयर के एग्जाम में ना ऑलरेडी आ चुके हैं। पास्ट ईयर्स की जितनी भी क्वेश्चंस इसमें लिखे हुए हैं मैंने, वो सारे क्वेश्चंस पास्ट ईयर्स में कभी ना कभी आ चुका है। कई क्वेश्चन तो ऐसा है जो 2-2, 3-3 बार आया हुआ है। अब देखो कौन कौन, तो ये मेन इंपॉर्टेंट है। बाकी और भी जितने क्वेश्चंस हैं आपके बुक में या अदर सैम्पल पेपर्स के, जो भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना है वो आप करते रहना। लेकिन जो मैंने आपको रिवाइज कराया है चैप्टर 1, उसी के अंदर सारे आपके क्वेश्चंस कवर्ड हो जाएंगे। अब आ जाओ जी, जरा एक एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको एक एक करके। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? व्हाट आर स्टॉक वेरिएबल्स? डिफाइन फ्लो वेरिएबल, डिफाइन नॉमिनल फ्लो। व्हाट इज मीन्ड बाय सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड फ्लोज, ऑल्सो गिव एग्जाम्पल्स ऑफ ईच, डिस्कस ब्रीफली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल डायग्राम। इसके अलावा क्वेश्चन 8 जो है ये मेरे साथ साथ अभी आप करोगे, सब लोग इसका आंसर बताएंगे। इसमें टोटल 15 है। इसके अंदर हमें पहचानना है स्टॉक है कि फ्लो है। अभी मैंने आपको मीनिंग भी बताया था, ठीक है, रिवाइज कराया। अब आप बताओगे, ये एग्जाम्पल का ही ये क्वेश्चन। तो एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन में भी से भी कई सारे आए हुए हैं, तो इसी टाइप से आपको एग्जाम्पल दे देगा 1 या 2 मार्क्स में, और कहेगा कि आप डिफाइन करो, आइडेंटिफाई करो कि स्टॉक है या फ्लो है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका, अमाउंट ऑफ बैंक डिपॉजिट ऑन 31 मार्च 2019। जरा एक बार रिप्लाई करो आप चैट बॉक्स में कि ये स्टॉक है या फ्लो है। एस फॉर स्टॉक, एफ फॉर फ्लो। हाँ जी, खुशी ने जवाब दिया है, बिल्कुल सही। बाकी लोग भी रिप्लाई करो एक बार। हाँ जी तुषार, समझ में आया है तो रिप्लाई करते रहना है भाई। खुशी, तुषार, मानस का भी सही जवाब है। प्लीज़ रिप्लाई करो, साथ साथ में ये सारे 15 के 15 अभी के अभी दिमाग लगा के सॉल्व कर लेना। बिल्कुल सही जवाब तुषार। स्नेहा, यू ऑल्सो नीड टू रिप्लाई। सेकेंड पे आओ। सेकेंड क्या है हमारा? लॉसेस। लॉसेस बताओ जी। तो पहला जो है आपका स्टॉक है, बिल्कुल सही जवाब, सबका सही आया है जवाब। सेकेंड बताओ जी। सेकेंड लॉस। लॉस जो है स्टॉक है या फ्लो है?
लॉस जो है स्टॉक है या फ्लो है? आंसर भेजते जाओ जी, सेकेंड वाले का आंसर। स्टॉक है या फ्लो है? लॉसेस। याद करो ना, अगर आपके पास अकाउंट्स है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो। प्रॉफिट एंड लॉस पूरे साल का होता है, फॉर द ईयर एंडेड ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग ईयर। तो ये आपका हो जाएगा फ्लो। बिल्कुल सही जवाब। अब आने लगा है, अच्छा थोड़ा सा लेट आ रहा है, कोई बात नहीं, सबका जवाब सही है। थर्ड बताओ जी, थर्ड कौन सा है? थर्ड है आपका प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इन द ईयर 2022। अब 2022 लिख दिया है, ठीक है, मतलब ये पूरे साल की बात कर रहा है। मैं थर्ड वाला पूछ रहा हूं, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट 2022, 21 भी आ सकता है, 22 भी आ सकता है, तो ईयर कुछ भी लिखा होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका मतलब है पूरे साल में, एट नहीं है और ऑन नहीं है, तो ड्यूरिंग द पीरियड हो गया, ड्यूरिंग द ईयर हो गया। तो बताओ जी, थर्ड वाले का प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट ड्यूरिंग या इन ईयर 2022, ये क्या हो जाएगा? बताओ जी बताओ। इट इज ऑल्सो अ फ्लो। अब फोर्थ पे आना, अब फोर्थ भी जवाब देना सभी लोग फटाफट। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट क्या है? हाँ जी, प्रॉफिट क्या है? बताओ जी बताओ। व्हाट इज प्रॉफिट? फ्लो और स्टॉक। प्रॉफिट के बारे में बताओ, नंबर 4। हाँ जी, प्रॉफिट। रिप्लाई करते रहो प्रॉफिट के बारे में। प्रॉफिट क्या है? स्टॉक है कि फ्लो है? अरे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो भाई? सभी लोग को रिप्लाई करना है। तो प्रॉफिट आपका जो है, सबका आंसर आया फ्लो, सही जवाब। उसके बाद पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ऑन, यहां देखो ऑन 31 मार्च 2022। फोर्थ के बाद फिफ्थ का आंसर दो, फिफ्थ लिख के फिफ्थ का आंसर बताओ। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31 मार्च 2022। हाँ जी, फिफ्थ जो है आपका ये स्टॉक कंसेप्ट है, बिल्कुल सही जवाब। इसके बाद 6 पे आओ, नंबर ऑफ लिटरेट पीपल एज ऑन, जैसी ऑन बोलेगा तो ये आपका स्टॉक कंसेप्ट है। सेविंग्स बताना है, सेविंग्स। सेविंग्स बताओ भाई। सेविंग एक पर्टिकुलर डेट पे होता है, पूरे दिन होता है, पूरे महीने होता है, पूरे साल होता है। सेविंग्स बताना है, सेविंग्स। सेविंग्स जो है आपका, सेविंग्स जो है स्टॉक कंसेप्ट नहीं है। सेविंग्स क्या होएगा? फ्लो होएगा। नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री बताओ भाई, नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। तो नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, हाँ जी, कौन बताएगा? अभी यहाँ पे ऊपर में भी लिखवाया था आपको। ये सारी चीज़ें देखो, अगर आप यहाँ पे आओगे ना तो इसमें सारी चीज़ें आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप यहाँ से भी आगे के क्वेश्चंस आप कर सकते हो। ठीक है जी, यहाँ से भी आप आगे के क्वेश्चंस कर सकते हो। नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, सेविंग्स, सब मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो ये सारे जो है बाकी आप कर लेना। तो यहाँ पे मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। सेविंग्स भी फ्लो हो गया, नेशनल इनकम भी फ्लो हो गया, कैपिटल ऑन पर्टिकुलर डेट पे होता है स्टॉक, नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड ड्यूरिंग, ड्यूरिंग बोला तो ये भी फ्लो है। फिर है बैंक बैलेंस, स्टॉक हो जाएगा आपका। रॉ मटेरियल एज ऑन, ये भी स्टॉक हो जाएगा। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन पूरे साल होता है। वेल्थ, वेल्थ एक पर्टिकुलर डेट पे होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये भी आपका क्या हो जाएगा? पूरे साल का निकालते हो ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये आपके हो गए कौन? टोटल 8 क्वेश्चंस। अब आ जाओ जी यहाँ पे। तो ये आपका पूरा चैप्टर्स मैंने रिवाइज करा दिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको जरूर आप कर लेना।